हे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुकी है आप लोग के लिए शादी एक पनिशमेंट कहानी का एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। नायरा जो इस वक्त अंश के साथ बातें कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे रात का वक्त हो रहा था, जिससे उसकी मौसी यानी कि रागिनी जी भी अपनी दुकान से वापस लौट आई थी। और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई थी, वो काफ़ी तेज तेज सीमा सीमा चिल्लाना शुरू करती है। जैसे ही उनकी एक बार आवाज़ नायरा के कानों में पड़ी थी, वो काफ़ी झटके से अपने बेड से खड़ी होती है और अंश का हाथ पकड़ते हुए उन्हें खींचते हुए कहती है, उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। उसको इस तरह घबराता देख कर के अंश भी परेशान हो जाते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ अचानक से? नायरा उनको शांत रहने का इशारा करते हुए कहती है, कुछ मत बोलिएगा, मौसी आ रही है, क्या करूं, आप कहीं छुप जाइए। तभी अंश उसको डोर की कुंडी दिखाते हुए कहते हैं, तुमने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके रखा हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर आ भी जाती हैं तो क्या हो गया? नायरा जी कहती है, अरे वो ना पुराने ख्यालों वाली हैं, उन्हें अगर पता चलेगा ना कि हम दोनों एक कमरे में हैं तो। अंश कहते हैं, तो क्या समझेंगी वो? तभी अंश को वो ज़बरदस्ती खींचते हुए कहते हैं, आप जल्दी चलिए यहाँ से। कहाँ? एक काम करिए, आप ना वो मेरे सीक्रेट वाले कमरे में चलिए। लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज़ लगा दी थी। जैसे ही नायरा ने सुना था, वो काफ़ी ज़ोर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, अरे नहीं। अंश को समझ में नहीं आता आवाज़ कहाँ से आई है, और वो नायरा का हाथ पकड़े हुए कहते हैं, तो चलो ना, क्या हो गया? वैसे भी वो हमें देख थोड़ी ना पा रही होंगी। नायरा जो खिड़की की तरफ दिखाते हुए कहती है, नहीं, वो पक्का देख ली हमें। यहाँ की खिड़की में दरवाज़ा नहीं था, जैसे अंश भी अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, ओह नो। कोई बात नहीं, दरवाज़ा खोल दो, उन्हें शायद अंदर आना होगा। नायरा डरते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोली थी, काफ़ी ज़ोर से रागिनी जी अंदर आते हैं और हाँफते हुए कहती हैं, हाँ, तुम इसको अंदर काहे रखी हो? हाँ, ये तुम्हारा बॉडी गार्ड है ना? नायरा जल्दी जल्दी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ना मौसी, ये हम हमारे बॉडी गार्ड ही तो हैं। तभी रागिनी जी, जो कि नायरा और अंश के एक हाथ को एक दूसरे के साथ इस तरह बंधा पाकर काफ़ी तेज चिल्लाते हुए कहती हैं, हाय माता रानी, ये हाथ क्यों पकड़ा इसने? नायरा जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, वो हाथ हाथ नहीं, वो मैं नहीं, वो। उसको इस तरह हकलाता देखकर रागिनी जी से पूछती हैं, तुम इसका हाथ पकड़कर क्या करना चाह रहे थे? हाँ, देखो, हमारे लड़की के नौकर हो, नौकर बनकर रहो। अरे अधेड़ उम्र के आदमी, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमसे कितनी छोटी है ये? हाँ, मेरी नाजुक सी बच्ची के साथ बदतमीजी करोगे तुम? वहीं पीछे नायरा, जो कि उनको शांत करते हुए कहती है, मौसी प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। रागिनी जी उसको शांत करते हुए कहती है, चुप रहो तुम, हमको पता है तुम सुंदर हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी आकर के लट्टू हो जाएगा तुम पर। अरे नौकर है तो नौकर की हैसियत से रखे ना अपने आप को। और तुम क्या? हाँ, तुम्हारी नज़र तो हमको सुबह से ही ठीक नहीं लग रही हमारी बच्ची पर। और तुम सीमा, तुम ना इसको अपने आप से ना दूर रखा करो। वहीं नायरा तो बेचारी अपनी मौसी के पीछे से झांकते हुए अंश को ही देखे जा रही थी, जहां अंश के माथे पर उनके शिकन आना शुरू हो गई थी और साथ ही उनके हाथों के वेन्स जो कि भरना शुरू हो गए थे, मुट्ठी धीरे धीरे कसने लगी थी। नायरा, जो कि डरते हुए अपनी मौसी को शांत करते हुए कहती है, मौसी आप प्लीज़ शांत हो जाइए ना। लेकिन रागिनी जी जब बोलना शुरू करती थी, तो वो ये नहीं देखती थी कि सामने आखिर है कौन। वो आराम से अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? इस मोड़े की नज़र अच्छी नहीं है, इसको ना बाहर करो तुम नौकरी से। तभी अंश, जो काफ़ी गुस्से में अपने फोrehead को रब करते हुए कहते हैं, ओह गॉड, कंट्रोल, कंट्रोल अंश। उनको इस तरह करता देख करके रागिनी जी दोबारा से उनका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, कहाँ हुआ? अब बोलती नहीं, बाहर आ रही तुम्हारी? वही नायरा पीछे पीछे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए कहती है, हे भगवान, अगर मौसी का भोंपू बंद नहीं हुआ ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी मौसी को ढिश क्यों करते। वो पीछे से अपनी मौसी को खींचते हुए कहती है, आप चलिए ना मौसी, प्लीज़। लेकिन नायरा तो बेचारी पतली सी और उसकी मौसी काफ़ी हेल्दी थी। अब उसकी बस की तो बात नहीं थी कि वो अपनी मौसी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हिला दे। तभी अंश भी और ज़्यादा बर्दाश्त न करते हुए काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, नाउ इट्स इनफ। और वो रागिनी जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, अधेड़ उम्र का आदमी हूँ मैं, और कितनी छोटी है आपकी लड़की मुझसे?
और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी ये जो नाजुक कली, आपकी जो सीमा है, जो भी है, ये इतनी ज़्यादा सीधी है? आपको आपको पता है ये मैडम मुझ पर कितना लाइन मारती हैं, आपको कोई आइडिया भी है इसका? अरे मैं शरीफ सा, प्यारा सा, भोला सा लड़का, और और आपको क्या लगता है ये लड़की बिल्कुल सीधी नहीं है मौसी? ये मुझे अपने कमरे में खुद लेकर आई थी। मैं तो अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से भागने की फिराक में था। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गई यहाँ पर, वरना पता नहीं क्या करती है मेरे साथ। मैंने इनको समझाया भी कि आप मैडम हैं, मैं कहाँ बॉडीगार्ड। अरे आप कहाँ, मैं कहाँ, लेकिन मान ही नहीं रही थी ये। मुझे लगता है ये मुझे पसंद करती है। बात इतनी अजीब तरीके से पलटी थी कि नायरा का मुंह तो खुला खुला रह ही गया था, साथ ही रागिनी जी, जो कि एक बार अंश को देखती और एक बार पीछे खड़ी नायरा को। और जैसे वो नायरा की तरफ घूमी थी, नायरा जल्दी जल्दी अपना सरना मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, ना, मैंने ये क्या बोल रहे हैं आप? तो यहाँ जो कहते हैं, हाँ बताइए मैम, आपने मुझे खुद अपने कमरे में नहीं लाया? क्या मैंने आपके साथ ज़बरदस्ती की? अरे आप ही तो मुझे अपने बारे में बता रही थी। और आपको पता है मौसी ये जब भी मुझे देखती है ना, अपने बाल को पीछे भी करती है कान के। ये चाहती है कि मैं इससे अट्रैक्ट हो जाऊं, लेकिन मैंने पहले ही बोल रखा है अगर मौसी की मर्जी नहीं होगी तो फिर मैं अट्रैक्ट नहीं होने वाला, और हो भी गया तो शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। रागिनी जी जाकर के धप से बेड पर बैठते हुए कहती हैं, हाय, अपने ही सिक्के में खोट था। अरे बब्बू हमको माफ करना। और वो नायरा की तरफ तरफ देखते हुए कहती है, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमको। अगर ये लड़का पसंद था तो हमको बताती, हम बात करते रिश्ते के लिए। तुम खुद से लड़कों पर लाइन मार रही हो, हे प्रभु। ऊपर से दीदी देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे? नायरा जो कहती है, यही कहेंगे कि कितने बड़े फ्रॉड हैं ये। और वो थोड़ा एक कदम को ले जाकर के आगे बढ़ाते हुए अंश के सामने आते हुए कहती है, मैंने क्या किया है? मुझे इस तरह कैसे फंसा सकते हैं? मेरी मौसी की नज़र में मुझे ही बुरा बना दिया है। तभी अंश किसी भोले मासूम बच्चे की तरह आकर के रागिनी जी के बगल में बैठते हुए कहते हैं, देखिए फिर से मुझे डांट भी रही है। इनको बोलिए कि ये मुझसे दूर रहा करें, और आप मुझे कोई कमरा दिखा दीजिए ताकि मुझे इनके साथ न रहना पड़े, वरना अपनी खूबसूरती के जाल में मुझे बहुत जल्द फंसा लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर में रागिनी जी खड़ी होती हैं और अंश को विक्टिम और नायरा को कल्प्रिट समझ करके वो कमरे से बाहर निकल आती हैं और अंश का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, माफ़ करना, हम गलत समझ लिए। और फिर वो नायरा की हालत को देखते हुए कहती हैं, कहा करे बेचारी, बचपन से अकेली रही है ना, अब हम भी उसके साथ ज़्यादा अच्छे तो थे नहीं जितना प्यार उसको दी। लेकिन तभी ये बोलते बोलते वो एकदम से रुकते हुए कहती हैं, तुम ये सब बात छोड़ो, चलो चलो तुम आओ, हम तुमको कमरा दिखाते हैं, आ जाओ। वहीं उन लोग का रात का डिनर होता है और अब रागिनी जी नायरा से ज़्यादा अंश को फोकस दे रही थी। ये सब नोटिस करते हुए क्रिशो काफ़ी डरते डरते रागिनी जी के बगल में बस बैठा हुआ था, बहुत ही शांति से, एकदम से चुपचाप। वहीं इस बात पर रागिनी जी क्रिश का कान खींचते हुए कहती हैं, तुमको कुछ सीखना चाहिए इनसे, ये भी तो तुम्हारी तरह ही है ना, लेकिन कितना शरीफ है ये, लड़की को देख करके लट्टू भी नहीं होता है, और कितनी इज्जत करता है हमारी, तुम्हारी तरह नहीं कि खटिया पर चढ़ जाए, वो भी चप्पल पहनकर। आइंदा से तुमको देखा ना। क्रिश तुरंत ही खड़े होते हुए कहता है, मैं कभी नहीं खड़ा हूँगा, मैं बैठा रहूँगा। मेरा मतलब है मैं चप्पल पहनकर कभी मेरा शूज़ पहनकर कभी खड़ा नहीं होगा। वही मौसी जो धीरे से खड़ी होती है और थाली उठाते हुए कहती हैं, कुछ चाहिए तो नहीं ना तुम दोनों को? नहीं अंश जो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहते हैं, नहीं दैट्स इनफ, मेरा हो गया, अभी आप जा सकती हैं। वैसे खाना काफ़ी अच्छा था। मेरी रागिनी जी जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, सीमा इधर आओ, पानी लेकर। तुम आए हुए मेहमान हो, हम खामखा तुमको इतना बोल दिया, बुरा मत मानना तुम। नायरा काफ़ी गुस्से में जग लेकर आती है और अंश के सामने करते हुए कहती है, पानी। लेकिन तभी रागिनी जी जो कहती है, अरे ऐसे थोड़ी ना देते, हाथ धुलवा उनका। नायरा अपनी मौसी को देखते हुए कहती है, नौकरी है ना, दामाद थोड़ी ना जो इतनी सेवा करो इनकी, खुद लेकर के पी लीजिएगा पानी, मैं जा रही हूँ। और वहीं वो जाते जाते एक और बार पीछे मुड़ करके अपने साड़ी के पल्लू को वेस्ट पर खोजते हुए अपने कमरे आ रहे कुछ बालों को पीछे करते हुए कहती है, और मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा मौसी, मुझे कोई आकर परेशान ना करे। और एक और बात, इनको कमरे में बंद कर दीजिएगा, नींद में चलने की बीमारी है ना। अंश ये सब सुन करके मुंह बनाते हुए कहते हैं, झूठ बोल रही है मौसी, मुझसे बदला लेने की बात कर रही है बस। जैसे ही कृष्ण इतने प्यार से अंश को
रागिनी जी को मौसी बुलाते हुए और इतने प्यार से बातें करते हुए सुना था। जैसे ही रागिनी जी गई थी, वो अंश के बगल में आकर बैठते हुए कहता है, क्या बात है सर, लेकिन निशाना आपका बिल्कुल सही जा रहा है। मैंने कुछ लव गुरु के मुंह से सुना है, अगर आपको लड़की को पटाना हो तो पहले उसके परिवार को पटाइए। अब भाभी को तो आपको सॉरी सर। लेकिन अंशु मुस्कुराते हुए उसे कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, इतना भी मत डरा करो, चलो सो जाओ। अंश और क्रिश दोनों सो तो गए थे, लेकिन ऑब्वियसली ना अंश को नींद आ रही थी और ना ही क्रिश को। लगभग रात के 12:30 बजे थे। तभी क्रिश, जो कि बाहर की तरफ किसी को देख करके थोड़ा हैरान हो गया था, और जल्दी से आकर के उस आदमी को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, क्या कर रहे? लेकिन जैसे ही उस आदमी का चेहरा कृष्ण ने देखा था, वो जल्दी से पीछे होकर के अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, सॉरी सर, मैंने आपको नहीं देखा यहाँ पर, आप यहाँ? अंशु उसको शांत करते हुए कहते हैं, चुप रहो, वो सो रही है। वो इस वक्त बाहर की खिड़की के पास खड़े होकर के अंदर सो रही नायरा को झांक रहे थे। वही कृष्ण धीरे से नायरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, सोते हुए बहुत प्यारी लगती है नहीं? जैसे अंश ने सुना था, वो कृष्ण की तरफ घूरते हुए कहते हैं, अच्छा, क्या बोला? सोते हुए प्यारी लगती है? कृष्ण थूक गटकते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया, मैंने तो सोचा प्यारी लगती है, तभी तो आप देख रहे होंगे ना सर, सॉरी। वही अंशु कहते हैं की बातों को सुनकर अंशु अभी जैसे ही पीछे मुड़ने वाले होते हैं, तभी कृष्ण, जो कि अंश का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सर चलिए यहाँ से। लेकिन अंश अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, क्यों चलो? कृष्ण जो कहता है, सर क्योंकि अब रात ज़्यादा हो गई और हम तो बस आसमान को देखने के लिए आए थे ना, चलिए यहाँ से। उसकी नज़र इस वक्त अंश पर नहीं बल्कि खिड़की के पास थी। अंश समझ नहीं पाते, और जैसे उन्होंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ा था, यानी खिड़की की तरफ, वो देखते हैं कि इस वक्त अंदर से कोई उन दोनों को झांक रहा था। और वो थोड़ी देर के लिए एकदम से शांत होकर के पीछे हो गए थे, थोड़ा डरते हुए। और जैसे उनकी नायरा जो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही उस कमरे में? अंश एक बार क्रिश को देखते हैं और फिर घूरते हुए कहते हैं, बताना नीचे कि तो उठ गई, मैडम जी उठ गई हैं। मैं क्रिश उनका हाथ छोड़ते हुए कहता है, मैं तो कब से कह रहा था चलिए सर चलिए, आप चल ही नहीं रहे थे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये बोलकर वो वहाँ से तो निकल गया था। लेकिन अब अंश जैसे वहाँ से जा पाते, नायरा जो कहती है, अगर वहाँ से हिले तो मैं मौसी को चिल्ला कर बुलाऊंगी और बोलूंगी कि आप मुझे रात में ताड़ रहे थे। अभी सोते हुए लड़की को शर्म नहीं आती है? अंश अपने चेहरे को अभी तो रास्ते की तरफ मुड़े थे, लेकिन फिर वो नायरा की तरफ मुड़ कर आते हुए कहते हैं, क्या करूँ, नींद ही नहीं आ रही है मुझे यहाँ पर। मैंने सोचा कि अपनी मैडम का थोड़ा ख्याल भी रखना ज़रूरी है, मैं तो बस ड्यूटी कर रहा था। नायरा जो हल्का सा टेक करके कहती है, अच्छा, और ड्यूटी में क्या कर रहे थे आप? मुझे देख रहे थे, ये आपकी ड्यूटी है? अंश अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा था, मैं तो इस बात का भी ध्यान दे रहा था कि कहीं कोई मस्क्यूटो तुम्हारी किस्सी तो नहीं ले रहा। ये सुनते ही नायरा हंसते हुए कहती है, क्या कुछ भी बोलते हैं? ऐसे ठीक है, इसी तरह से खड़े रहिए और रात भर अपनी यहीं पर बताइए। मैं बुरी हूँ ना, मैं आप पर लाइन मारती हूँ, मैं आपको अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। आप तो भोले भाले प्यारे से आदमी है ना? वयांश जो रिक्वेस्ट भरी निगाहों से नायरा की तरफ देखते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, हो गया, बाहर आ जाओ। जैसे ही अंश ने ये कमांड दिया था, नायरा आराम से जा करके अपने बेड पर बैठते हुए कहती है, बाहर तो मेरी जुत्ती भी नहीं आएगी, रहिए वहीं पर। जैसे ही बोल करके भी वो ब्लैंकेट के अंदर घुसते अंश रिक्वेस्ट भरे टोन में कहते हैं, प्लीज़ आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है सच्ची। थोड़ा देर तो नायरा इसी तरह से करवट लेती रहती है, लेकिन फिर जब अंश शांत पड़ गए थे, वो खुद ही धीरे से दरवाजे से बाहर निकल करके जैसे ही अभी अपने ठीक घर के चौखट पे पहुंची थी, अंश भी अंदर की तरफ ही आ रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नायरा तो बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन वो जैसे ही नायरा की तरफ देखे थे, वो काफ़ी ज़ोर से उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ खींचने लगते हैं। नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, रात के 12 12:30 बज रहे होंगे शायद, इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? किसी ने देख लिया ना तो दोनों को डंडे पड़ेंगे और हर बार आप एक्टिंग करके बच नहीं पाएंगे। अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम नहीं बोलोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। नायरा समझ नहीं पाती कि आखिर अंश उसे ले कहाँ जा रहे हैं। वहीं साइड में लगी लाइन से उनकी कार्स में से अंश जो कि एक कार को अपनी बॉडीगार्ड से खुलवाते हैं और उसके अंदर वो आकर के बैठ गए थे। सबसे पहले उन्होंने नायरा के लिए गेट खोला और दूसरे साइड से आकर के वो खुद भी बैठते हैं।
नायरा हैरानी से अपना कंधा उचकाते हुए पूछती है, हम क्या ऐसे आधी रात में जाएंगे घर? मतलब आपके मेंशन? ये सुनते ही अंशु कहते हैं, हट, मेंशन कौन जा रहा है? इतनी अच्छी जगह है, मुझे तो यहीं रहना है अभी कुछ दिन। अभी नायरा कुछ और पूछती तब तक अंश आकर के आराम से पूरे सीट पर लेट चुके थे और अपने सर को ले जाकर के नायरा के लाप पर रखते हुए कहते हैं, मुझे बाहर नींद नहीं आ रही थी, तुम्हें पता है वहां पर कितने मस्क्यूटोज थे? नायरा ये सुनकर अंश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, ओह, आपके किस्से ले लिए? अंश अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, देखो कितना परेशान कर रहे थे मुझे। फिर मैंने उनसे बोला कि बस अब बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, जा रहो अपनी बीवी के पास। नायरा ये सब सुनकर हंसते हुए कहती है, अच्छा। अंश जो कि नायरा से कहते हैं, अपना पल्लू देना। ये सुनकर नायरा थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या देना? अंश तभी उसकी साड़ी का पल्लू खींचने लगे थे, जिससे नायरा रोकते हुए कहती है, एक मिनट, पेन लगा हुआ है, करना क्या है आपको? तभी अंश उसके पल्लू को खींचते हुए कहते हैं, तुम दो ना थोड़ी देर के लिए। नायरा ने जैसे ही पेन हटाया था, अंश ने काफी जोर से उसे खींचा था, जिससे नायरा के आगे से साड़ी का पल्लू जो कि अब नीचे हो गया था, जिसे नायरा तुरंत ही अपने हाथों से अपने आप को कवर करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं आप। तभी अंश ने एक बटन अपने पैर से प्रेस किया था, जिससे चारों तरफ हर जगह अब अपने आप कर्टन्स लगना शुरू हो गया था और अंश लाइट को डिम करते हुए कहते हैं, अब तुमने तो अपनी थोड़ी बहुत नींद पूरी कर ली, मुझे भी कर लेने दो। और ये बोलकर उन्होंने नायरा के साड़ी के पल्लू को अपने चेहरे पर रख दिया था। उन्हें बिना कुछ ओढ़े नींद नहीं आया करती थी। नहीं है, नायरा का हाथ पहले तो इस वक्त इधर उधर था, लेकिन फिर जैसे ही अंश धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगे थे, नायरा धीरे से अपने हाथ को ले जा करके उनके बालों पर टच करती है और काफी ध्यान से अंश के आंखों की तरफ देखने लगी थी। आखिर सोते हुए वो इतने प्यारे और इतने मासूम जो लग रहे थे, ऊपर से जो हरकत उन्होंने मौसी के सामने की थी, नायरा के लिए तो वाकई वो बहुत शॉकिंग थी। जो शख्स अंश मल्होत्रा है, सबको डराने वाला, वो मौसी से इतना डर जाएगा कि झूठ बोलने पर मजबूर हो जाएगा, वो भी इतना अजीब सा झूठ, नायरा कभी सोच भी नहीं सकती थी। उनके चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, कैसे अजीब इंसान है आप, कभी इतना दर्द देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है, नफरत होती है आपसे, हर कभी ऐसी हरकत करते हैं कि हंसी आती है आपके आपकी बातों पर, आपकी हरकतों पर। वो धीरे धीरे बुदबुदाए जा रही थी। तभी अंश अपनी आंखें बंद किए हुए कहते हैं, इसी तरह से मुझे देखती रहोगी तो मैं सोऊंगा कैसे? अगर देखना है तो बता दो, रात भर यही कर लेते हैं। नायरा जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, नहीं देख रही, आप ढक लीजिए अपना चेहरा, मुझे भी नींद आ रही है। और वो उसी तरह से जैसे तैसे करके अपने कमर को पीछे की तरफ आराम से टिकाते हैं और वो भी अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। सुबह सुबह नायरा के चेहरे पर बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ चीज़ें रेंग रही थी, जिससे अचानक ही नायरा की आंखें खुलती हैं और जैसे उसकी आंखें खुली थी, वो काफ़ी तेज़ हड़बड़ाते इधर उधर देखने लगी थी। तभी अंश उसको रिलैक्स करते हुए कहते हैं, क्या हो गया, आराम से। लेकिन तभी वो अंश के हाथों में देखती है, जहाँ उन्होंने अपने हाथों में एक गुलाब के फूल को पकड़ रखा था और तभी से वो लगातार नायरा के चेक पर उसी को फेरते जा रहे थे। नायरा अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? और सुबह सुबह मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? रात भर तो आराम से चैन से फैल कर सो लिया, मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई। अंश उसके सामने फ्लावर लाते हुए कहते हैं, इसीलिए तो ये दे रहा हूँ, तुमने रात भर मेरे लिए पिलो का काम किया है तो इतना रिवॉर्ड तो बनता है ना। गुड मॉर्निंग। नायरा फूल की तरफ एक बार देखती है और फिर एक बार अंश की तरफ और फूल को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आप ये नहीं भी देते तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। एक मिनट, कोई फ्री में किसी के लिए कोई काम नहीं करता। अब पिलो बनने का मैं तुम्हें पैसा तो नहीं चार्ज कर सकता, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें फूल दे दिया जाए। नायरा अपने बालों को अच्छे से बन बना करके अंश की तरफ ही देखते हुए कहती है, आपको क्या लगता है हर इंसान दूसरे इंसान के लिए सिर्फ इसी वजह से काम करता है क्योंकि उसे सामने वाले से कुछ चाहिए होता है? आपको नींद अच्छी आई, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। ये बोलकर अभी जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती गाड़ी का, अंश उसको दोबारा से रोकते हुए कहते हैं, मेरे लिए तो दुनिया प्रॉफिट लॉस से शुरू होती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। नायरा अंश को समझाती है, वो भी बहुत प्यार से। अगर बच्चे की माँ बच्चे का पेट भरती है, उसे प्यार करती है, उसका ख्याल रखती है, तो बदले में माँ को क्या चाहिए होता है?
अरे क्योंकि वो उसका बच्चा है और उन दोनों के बीच एक रिश्ता है। नायरा इस बात को ध्यान में रखते हुए अंश से कहती है, तो फिर ठीक है, अगर आप इतना समझते हैं तो इस फूल को देने की आपको वाकई कोई ज़रूरत नहीं थी, और दोबारा से कोई काम करूँ तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं होगा। अब मैं जाऊँ? जैसे ये बोलकर दोबारा से नायरा पीछे की तरफ मुड़ी थी, अंश से पूछते हैं, तो तुम्हें मुझसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए? नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, दुनिया की हर चीज़ सौदेबाजी नहीं होती मिस्टर अंश मल्होत्रा। इंसान रिश्तों में कुछ भी कर सकता है। लोग जान दे देते हैं तो ये पिलो बनना तो बहुत छोटी सी बात है। और हाँ, वैसे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी कि आप चाहते तो मैं उसी को पहले ही बता देते कि आप मेरे बॉडीगार्ड नहीं हैं, बल्कि सच कहूँ तो आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके अंडर पे काम करती हूँ। आपने बताया क्यों नहीं मौसी को? क्योंकि अगर इस तरह से आप 1-2 दिन और रहेंगे ना, तो मुझे लगता है आपका गुस्सा वाक़ई ट्रिगर हो जाएगा और आप पता चले मार-वार दें उन्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कैसे बताता? मैं बताने वाला तो था, पर फिर मैंने देखा एक प्यारी सी स्माइल। इतना खुलकर हँसते हुए ना मैंने उस लड़की को पहली बार देखा था। अब इतनी प्यारी स्माइल के लिए कुछ दिनों के लिए मैं बॉडीगार्ड बन जाऊँगा, क्या दिक्कत है? अंश की बातों का जवाब देते हुए नैरा बड़े प्यार से कहती है, तो आपको नहीं लगता कि आपने घाटे की डील कर ली, मिस्टर बॉडीगार्ड? अंश उसके सामने पीछे होकर के कार के विंडो से दिखते हुए कहते हैं, वैसे बात तो सही है, लेकिन घाटे में अगर इतनी प्यारी स्माइल फ्री में मिल रही हो तो ऐसा घाटा तो बार बार बर्दाश्त है मुझे। ये सुनते ही नायरा का चेहरा धीरे धीरे अब रोज के पेटल्स की तरह पिंक होने लगा था। तभी अंश उसके हाथ से रोज को छीन करके उसके चेहरे के ठीक बगल में रखते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों का कलर मैच होने लगा। ये वो बस उसे चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे। तब नायरा जो अब काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगी थी अंश की बातें सुनकर, वहीं अंश उसके हाथ से रोज़ छीन करके उसके चेहरे के बगल में लगाते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, ये दोनों तो काफ़ी मैच कर रहे हैं। नायरा जो अपने हाथ से दरवाज़ा को खोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन दरवाज़ा अंश के कमांड पर लॉक किया गया था। अंश जो कि उसके हाथ में दोबारा से रोज़ पकड़ाते हुए कहते हैं, ब्लश करना बंद करो वरना तुम्हारी माँ से फिर से तुम पर शक करना शुरू कर देंगी। और उन्होंने जैसे कमांड दिया था, दरवाज़ा खुल जाता है और अब जाकर के नायरा जल्दी से दरवाजे को बंद करके वहाँ से निकल गए थे। अंश काफ़ी आराम से अपनी अंगड़ाई भर रहे थे कि तभी क्रिश जो दरवाज़ा खोल करके अंश की तरफ झांकते हुए कहता है, सर वो प्रोजेक्ट का क्या? लेकिन तभी अंश उसके मुंह पर हाथ रख के उसको बीच में चुप कराते हुए कहते हैं, क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, चलो आज मस्ती करते हैं। जैसे ही अंश ये बोल करके गाड़ी से बाहर निकले थे, क्रिश जो अपने बाल को ठीक करते हुए कहता है, क्या मस्ती मतलब हम मुंबई जा रहे हैं? अंश उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है मुंबई में मैं तुम्हें मस्ती करने दूंगा? हम यही मस्ती करेंगे, आज छुट्टी है सबकी, बोल दो। वहीं क्रिश अपने हाथ में लैपटॉप लिया हुआ था और वंश को अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए आया था। वो जैसे ये सुना था वो काफ़ी जल्दी से लैपटॉप को बंद करते और उसे गाड़ी के अंदर डालते हुए कहता है, अरे वाह, मैं सारे बॉडीगार्ड्स के भी बोल देता हूँ। लेकिन अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, बॉडीगार्ड्स की छुट्टी नहीं है, उन लोग को अपना काम करने दो, सिर्फ तुम्हारे लिए ऑफर। लगभग 9 बजे का वक्त। नायरा जो तैयार होकर के अपने बालों को तौलिए से सुखाते हुए अंदर से बाहर की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ आई थी वो काफ़ी बुरी हालत में देखती अंश को, क्योंकि अंश जो बेचारा सा मुंह बना करके इस वक्त लंबे से डंडे को पकड़े हुए झाड़ू मार रहे थे। नायरा जल्दी जल्दी उनके पास आकर के झाड़ू का डंडा उनके हाथ से छीनते हुए कहती है, ये क्या? लेकिन अंश ने उसको काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था और वो उस झाड़ू की डंडे की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब यही किस्मत रह गई मेरी, देखो क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। नारायण की हालत को देखकर कहती है, ये किसने कहा आपको करने के लिए, और आपको झाड़ू क्यों लगाना है? वहीं अंश जो कि अपने ख्यालों में डूबते हुए नायरा को सब कुछ बताते हैं, क्योंकि जैसे ही क्रिश और अंश इतने खुशी खुशी गाड़ी से बाहर की तरफ निकल कर आ रहे थे, सुबह सुबह का वक्त होने की वजह से इस वक्त रागिनी जी अपने घर की सफाई में लगी हुई थी और बड़े से झाड़ू को लेकर के वो काफ़ी मुश्किल से झाड़ू मार रही थी। अभी अंश जैसे ही अंदर आते वो तुरंत अंश की तरफ उस डंडे को बढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए,
हमको बहुत दिक्कत हो रही है, कमर में भी दर्द हो रहा है, ज़रा मेरी मदद कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं करोगे, तुम्हारे पास तो इतनी डोले शोले वाली बॉडी है। चलो लग जाओ काम पर। वह क्रिश जो एकदम से हैरान था और वो जैसे ही अभियंश का डंडा अपने हाथ में लेता, तुरंत ही रागिनी जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, वहाँ कहाँ जा रहे हो, तुमको हमारे लिए और काम करना है, चलो हमारे साथ। नारा जैसे ही सब सुनी थी, वो तुरंत ही अंश से कहती है, आप रहने दीजिए, लाइए इसे मैं कर। लेकिन अंश उसके लंबे लंबे बालों की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारे बाल गीले हैं, तुम ये करोगी तो बाल गंदे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, रहने दो। उनको इतना प्यार से बात करता सुन करके नारा हैरान तो थी, साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से जा कर के किचन में भिड़ गई थी। लगभग 10 मिनट बाद अंश जो कि अपने काम को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन फिर भी साइड में कुछ गंदगी अभी भी पड़ी हुई थी। अब अंश को झाड़ू मारना तो कभी आया नहीं था, और वो भी ऐसे धूल वाली जगह पर, तो वो कभी झाड़ू मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तभी नायरा उनका हाथ पकड़ करके डंडे को साइड में रखती और उनके हाथ को पकड़ते हुए जल्दी जल्दी उन्हें कमरे में लाने लगी थी। वहीं अंश जो उसको इस तरह अपने आप को खींचता हुआ पाकर कहते हैं, सोच लो, मौसी को पता चला तो। नायरा उनको शांत करते हुए कहती है, रुक जाइए, बैठिए अंदर। और वो पहले दरवाज़ा बंद की थी और खिड़कियों पर भी जल्दी जल्दी पर्दा लगाते हुए कहती है, ये लीजिए, आप सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं होंगे ना, चाय पी लीजिए। वहीं अंश जो अपने हाथों से अपने आप को हवा करते हुए कहते हैं, यार बहुत गर्मी है इधर। अंश के इस हालत को देखकर नायरा पंखे की तरफ एक बार देखी थी, वहीं अंश भी फैन की तरफ देखकर पूछते हैं, ये भाई साहब क्यों नहीं चल रहा? नायरा मुंह बनाते हुए कहती है, लाइट नहीं है, सॉरी। और फिर वो जल्दी जल्दी उनके थोड़ा करीब आकर के अपने मुंह से ही उनके माथे पर तो कभी उनकी गर्दन पर आकर के फूंक मारना शुरू कर दी थी। वहीं अंश उसकी ऐसी हरकतों को देखकर धीरे से कप को साइड में रख दिए थे और बहुत ही ध्यान से उसकी आंखों की तरफ तो कभी उसके गालों की तरफ देखते हुए धीरे से कहते हैं, अगर ऐसे ख्याल रखा जाएगा तो मैं ज़िंदगी भर के लिए यहीं बस जाऊंगा। नारा ने जैसे ये सुना था, उसे अब जाकर समझ में आया था कि वंश के कितने करीब आ चुके हैं ये सब करते हुए। नायरा धीरे से पीछे होते हुए कहती है, आप चाय पीजिए, नाटक बंद करिए। तो कप को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, तुम दोबारा से जाल बिछाने की कोशिश कर रही हो, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नायरा हल्का सा पीछे होकर के अपनी साड़ी के पल्लू से अंश के लिए हवा करना शुरू कर दी थी और उनकी बातें सुनते हुए वो धीरे से अपनी आंखों के इशारों से पूछती है, क्यों? अंश जो चाय का एक सिप लेते हुए कहते हैं, वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि अगर तुमने मुझे अपनी जाल में फंसाया तो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। अभी थोड़ी देर में अंश की चाय खत्म होती है और फिर वो नहाने के लिए जा चुके थे, लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर नायरा से कहते हैं, तुम तो नहाने के लिए बाहर आई नहीं, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल बाथरूम है क्या? नायरा धीरे से अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं स्पेशल हूँ तो मेरे लिए स्पेशल बाथरूम तो होगा। वो क्या है ना कि जो औरतें हैं वो अंदर की तरफ नहाती हैं और बाहर क्या हुए लोगों के लिए बाहर वाली जगह है। कल आपको वहीं पर नहलाना पड़ा क्योंकि मौसी थी तो, लेकिन आप चाहे तो आज नहा सकते हैं अंदर वाले बाथरूम में। हाँ, अंशु कहते हैं, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो अपनी टी शर्ट को काफ़ी अचानक से ही नायरा के सामने उतारते हुए कहते हैं, मैंने काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी मेंटेन की है, अगर मुझे कोई देख लेता है तो इसमें उसकी आंखों को तसल्ली मिलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही बोलकर अंश बाहर जाते हैं, तुरंत ही नायरा को रोकते हुए कहती है, रुकिए, मैं कह रही हूँ ना अंदर जाकर नहाइए। अंश अपने बालों को ऐसे ही पीछे करते हुए नायरा की तरफ देखकर पूछते हैं, और ऐसा क्यों? मैं बाहर जाकर नहाऊंगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? आसपास की कुछ 3-4 ही लड़कियां बस देख रही थी, आई होप कि तुम्हें जेलसी नहीं हो रही होगी। नायरा उनको रोकते हुए कहती है, मैंने कहा ना, और ये सब फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाइए अंदर जाकर नहाइए। अंश मुस्कुराते हुए उसको एक आवेदन करते हुए कहते हैं, आप टॉवल लेकर आइए और मेरे कपड़े भी निकाल देना। आज उसकी मौसी सुबह सुबह ही कुछ ज़रूरी काम से बाहर की तरफ निकल गई थी। वह इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अंश आज पूरा टाइम नायरा के साथ ही रहने वाले थे। जब नायरा खाना बना रही थी तब भी अंश पीछे से उसको कभी इधर से परेशान करती तो कभी उसको टिकल करके, कभी उसके बालों को खोल देते। नायरा तंग होते हुए बेलन को उठाकर अंश की तरफ घुमाते हुए कहती है, अगर आप मुझे परेशान किया ना तो इसी बेलन से मुंह फोड़ दूंगी आपका। काम कर रही हूँ, करने दीजिए, और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है। अब जिस स्टाइल में
नायरा पहले अंश को फूंक मार मार के उनके पसीने सुखाने की कोशिश कर रही थी। अंश भी बिल्कुल यही तरीका आजमाते हैं। उसके बाल को अच्छी तरीके से बन बना करके धीरे धीरे उसके पीठ की तरफ हल्का हल्का फूंक मारने लगे थे। नायरा जो थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम्हारा वाला स्टाइल अपना रहा हूँ, इससे गर्मी चली जाती है ना मैडम। ये सुनते ही नायरा उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, कुछ नहीं हो रहा है इससे, हवा भी नहीं लग रही ठीक से। अगर हवाई करना है तो किसी और चीज़ से करिए। वहीं अंश कहते हैं, तुम कर रही थी तो मैंने कितने प्यार से, कितने रिस्पेक्ट वाले तरीके से तुम्हें मना किया था, क्योंकि वाकई मुझे उससे हवा लग नहीं रही थी। वो सब मूवी की बात है, देखने में बस रोमांटिक लगता है और कुछ नहीं। अभी अंश इधर नायरा की तरफ हल्का सा झुक करके उसके कानों के पास आकर बातें कर रहे थे कि तभी क्रिश बिना कुछ नौकी क्रिश जो काफी जल्दी में हड़बड़ा करके अंदर की तरफ आकर के खुशी खुशी कहता है, सर फाइनली हम लोगों ने वो स्पॉट ढूंढ लिया जहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो जो दूर का रोड वाला पोल है ना सर, वहीं पर। अंश अभी भी उसी पोजीशन में खड़े थे जिससे नायरा उनके पीठ पर अपनी कोहनी से मारते हुए कहती है, दूर हो चाहिए। लेकिन अंश और ज़्यादा नायरा के पीठ के पास आकर चिपकते हुए कहते हैं, अच्छी बात है। वो एक बार भी क्रिश की तरफ देखे नहीं थे और वहीं वो आराम से नायरा को रोटी बनाते हुए पीछे से देखे जा रहे थे। अब तो उन्होंने आकर अपने दोनों हाथों को भी नायरा के बाजू के पास घेर लिया था। नायरा बेलन से उनके हाथ पर मारते हुए कहती है, क्यों तंग कर रहे हैं? तभी अंश उसको अचानक से पीछे की तरफ घुमाते हैं और गैस को ऑफ करते हुए कहते हैं, बहुत हो गया काम, अभी चलो। नायरा समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक से अंश उससे ले कहाँ जा रहे हैं। नायरा अपना हाथ धुलते हुए कहती है, रुकिए पहले, अचानक से कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमको? तभी बाहर की तरफ कुछ बच्चे इस वक्त खेल रहे थे और वो सब इस वक्त दो टीम बना करके कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे। अंश नायरा की उसे अपनी तरफ खींचते हुए पूछते हैं, कबड्डी खेलना आता है? जैसे उन्होंने ये पूछा था, क्रिश भाग करके अपने टैबलेट को साइड में रखते हुए कहता है, हाँ हाँ सर, मुझे तो आता है। खेलना है क्या? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है सर, बहुत दिन हो गया खेले हुए, चलिए ना हम लोग खेलते हैं साथ में, आप अलग टीम में, मैं अलग टीम में। अंश क्रिश को घूरते हुए कहते हैं, तुझसे पूछा है मैंने? और वह नायरा की तरफ घूमते हुए कहते हैं, तुम बताओ, खेलोगी? नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, आप मुझसे कबड्डी पूछ रहे हैं खेलने के लिए? जो लड़की बचपन से गांव में रही है, आप उसे सिखाएंगे कबड्डी कैसे खेलते हैं? सोच लीजिए, अगर इतने सारे लोगों के सामने नहीं हारना है तो, क्योंकि फिलहाल चाहे जो भी हो, आप इस गांव के लिए सेलिब्रिटी बन गए, और अगर सेलिब्रिटी हारेगा तो कितनी शर्मनाक बात होगी। तभी अंश नायरा की बातें सुनते हुए अंश जो कि उसके थोड़ा सा करीब आकर के उसके वेस्ट पर लगे पल्लू को खोसा हुआ देखकर धीरे से उसे खींचते हुए कहते हैं, तुम खुद के बारे में सोचो, मेरी शर्मनाक। नायरा के लिए यह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था कि अंश मल्होत्रा जैसा शख्स जो कि इन सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, वहीं जैसे ही वो अपने साथ कुछ बच्चों की टीम को लेते हैं तभी नायरा दूसरी तरफ आकर कहती है, लड़कियों इधर आ जाओ। ये लड़के अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझते हैं ना, आज इन लोग को हराया जाएगा, चलो 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 सारे आ जाओ। आसपास के मोहल्ले की लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा बेताब हो रही थी अंश के साथ खेलने के लिए, लेकिन किसी के भी घर वालों ने उन्हें अलाउ नहीं किया था, जिससे वो सब शांति से बस अपने घर के बाहर चौखट पर बैठे हुए अंश और नायरा के अब इस खेल को देखने वाली थी। तभी क्रिश आकर पूछता है, मैं किसकी टीम में रहूं? अंश क्रिश को नायरा के साथ ही जाने के लिए कह दिए थे, यानी कि नायरा की टीम में। अंश पे अपने एक कोट को निकाल करके साइड में रख दिया था और साथ ही अपने वॉच को निकाल करके भी। और अब ये गेम शुरू होता है। आसपास के मोहल्ले वाले भी अब आकर के ये देखने लगे थे। तभी गांव का ही कोई बच्चा जाकर के रागिनी को भी इत्तला कर दिया था, सीमा दीदी कबड्डी खेलने जा रही हैं उस मुस्तंडे के साथ, देखना है तो आप भी आ जाओ। जिस तरह से उस बच्चे ने बोला था, उनको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगा था, जिससे वो काफ़ी जल्दी जल्दी अपने सामान की बिक्री करना शुरू करती हैं। वहीं दूसरी तरफ खेल शुरू होता है और नायरा जो कि दोबारा से अपने पल्लू को ले आकर के अपने कमर पर खोजती है और अपने बालों को अच्छे से बांधते हुए कहती है, हारने के लिए तैयार है ना? अंश भाई अपने बाजू पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहते हैं, आपसे हारने के लिए तो हम कब से तैयार हैं मैडम। जिस टोन में उन्होंने बोला था, नायरा तो पहले से एकदम शांत पड़ गई थी। वहीं अंशु कहते हैं, अब इसी तरह से शांत खड़ी रहोगी तो खेल कौन शुरू करेगा, आओ इधर। नायरा भी धीरे से मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के उसे रगड़ती है और फिर अपने साड़ी को हल्का से ऊपर की तरफ उठा करके उनके टीम के अंदर अब घुस चुकी थी। और जैसे उसने लाइन क्रॉस किया था, वो काफ़ी जल्दी जल्दी
बच्चों को पकड़ने की कोशिश में लग गई थी। तभी वो उसमें से एक बच्चे को उठा करके जल्दी से अपनी टीम की तरफ भाग कर आते हुए कहती है, मैं जीत गई। देखा, पहली बार में ही आपका एक प्यादा आउट कर दिया मैंने। ये बोल करके वो अपने हाथों में लगे मिट्टी को ध्यान न देते हुए अपने चेहरे पर रगड़ने लगी थी। वैसे तो वो इस वक्त अपने बालों को बार बार पीछे कर रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि उसके गर्दन पर भी हल्की हल्की मिट्टी लगी और साथ ही उसके गालों पर भी। अभी एक और बच्चा जो कि नायरा की टीम की तरफ जाने वाला था, लेकिन तभी अंशु कहते हैं, इस गेम को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, तुम रुको बच्चे, मैं जाता हूँ। लेकिन जैसे अभी अंश आते हैं, क्रिश आकर के अंश के सामने खड़ा हो गया था। अंश हल्का सा झुके हुए थे और कृष ने अपनी बाहें तो फैलाई थी कि वो आकर के अंश को पकड़ लेगा, लेकिन जैसे अंश ने अपनी आंखें छोटी करके जैसे कृष को इशारा कर दिया कि वो निकले इधर से, और वो धीरे से कहते हैं, हटना तू। जैसे ही कृष साइड हटा था, अब ठीक ठीक अंश के सामने नायरा आ चुकी थी और वो हल्का हल्का पीछे होते हुए कहती है, बच्चों ध्यान से, इन अंकल को बहुत अच्छे से पकड़ना, हाँ, कोई भी छोड़ेगा नहीं इनको। आइए 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 आइए। अभी नायरा को लगता कि वो दूसरे साइड में भाग सकती है ताकि वो अंश को पीछे से आकर के घेर ले। तभी अंश ने उसकी कमर कर काफ़ी ज़ोर से अपने बाह को घेर लिया था और जिस तरह से उन्होंने अपने हाथ को ले जाकर के नायरा की कमर पर रखा था, नायरा की सांस एकदम से थम गई थी और साथ ही उसके आगे आ रहे बहुत सारे बाल जो कि उसके चेहरे पर आकर उसको तंग करने लगे थे। नायरा दोनों हाथों से सबसे पहले अपने बाल को पीछे करती है और अंश की तरफ देखकर कहती है, ये चीटिंग है, आप ऐसे नहीं पकड़ सकते। अंश बस अपनी निगाहों से ही नायरा से कुछ बोलते हैं, जैसे कि अब वो तो जीतने ही वाले हैं और कोई भी उनको जीतने से रोक नहीं सकता। और वो इतनी बुरी तरीके से नायरा को अपनी गोद में उठाए थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गुड़िया हो, और वो भी वाकई ही कोई नाजुक कली, जैसा कल उसकी मौसी उसको एड्रेस कर रही थी। और वो बड़े आराम से उसे अपनी टीम में लाने तो लगे थे, लेकिन तभी पीछे की कुछ लड़कियां जो कि अंश के पैरों को पकड़कर खींचने लगी थी, क्योंकि वो सब के सब अंश के पैरों तक ही पहुंच पा रही थी। लेकिन हाँ, अब उन सब में इतनी तो ताकत थी नहीं कि वो अंश को रोक सके, और कृष की हिम्मत नहीं थी कि वो अंश के सामने आ सके, जिससे अंश अपनी टीम की तरफ चले तो जाते हैं, लेकिन गलती से उनका पैर जो कि हल्का सा स्लिप हुआ था और धड़ाम से वो दोनों के दोनों एक साथ गिरे थे। सबसे पहले नीचे नायरा गिरती है और उसके ठीक ऊपर अंश। हाँ, लेकिन अंश ने संभाल लिया था नायरा को, वो ज़्यादा तेज़ों से चोट नहीं लगने दिए थे, और मिट्टी होने की वजह से चोट तो ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी नायरा अपनी आंखें ज़ोर से बंद करते हुए कहती है, गिरा दिया, आप बहुत गंदे हैं। जैसे अंश अपनी टीम में आए थे, फाइनली वो धीरे से नायरा के गर्दन के पास लगे मिट्टी को पोंछते हुए कहते हैं, ठीक हो तुम, कहीं लगी तो नहीं। लेकिन नायरा एक्टिंग करते हुए कहती है, हाय मेरी कमर, और मेरे हाथ पे भी चोट लग गया, बहुत गंदे हैं, गिरा दिया ना मुझे। लेकिन तभी अंश उसको इसी तरह पोजीशन में लेटे हुए ही धीरे धीरे उसके गालों पर हाथ चलाते हुए कहते हैं, इट्स ओके, लग जाता है, खेल खेल में हो जाता है, मैंने इंटेंशनली थोड़ी ना तुम्हें हर्ट किया। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के आपस में लिपटे हुए थे, ऐसे जैसे वो दोनों भूल चुके हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। लेकिन तभी नायरा को ये बात याद आई थी, क्योंकि इस वक्त अंश के टीम के सारे बच्चे काफ़ी तेज तेज चिल्लाए जा रहे थे। नायरा तुरंत ही अंश के सीने पर हाथ रख करके उन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, ये सब आप दूर होकर पूछ सकते हैं ना, हटिए, ऐसे सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अंश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था नायरा की बातों से या फिर आसपास के लोगों के घूरने से। वो उसी तरह से लेटे हुए धीरे धीरे नायरा के बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, तुम फंसाने में कामयाब हो रही हो मुझे, बोल रहा हूँ ऐसा मत करो, क्योंकि अगर मैं फंस गया ना तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन तभी रागिनी जी की जैसे ही आवाज़ सुनाई दी थी, नायरा तुरंत ही अंश को रोकते हुए कहती है, मौसी आ गई। अंश भी काफ़ी आराम से उठते हैं और जैसे भी नायरा उठने की कोशिश करती और रागिनी जी घूरते हुए अंश और नायरा को देखती, अंश काफ़ी आराम से नायरा को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, आपको चोट लग गई है मैडम, डोंट वरी, आपका बॉडीगार्ड है ना, वो आपको ले चलेगा, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलते हुए वे काफ़ी आराम से नायरा को अंदर की तरफ ले जाते हैं। पीछे पीछे रागिनी जी आते हुए कहती है, अरे आसपास के सब लोग किस तरह बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम लोग, खेलने के लिए किसने कहा था। नहीं, नायरा जो अंश की तरफ आराम से एक बार देखती है और फिर अपनी मौसी की तरफ देखते हुए कहती है, मौसी चोट लग गई है, अब इसमें चलने वाली हालत बची नहीं है मेरी, ये तो बस मदद कर रहे हैं, खेलने के लिए भी हम ही ने कहा था, है ना। वो अंश की तरफ देख कर पूछ रही थी। अंश उसको देख करके हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं,
सीख रही हो तुम। और जैसे ही वो कमरे के अंदर आए थे, वो पीछे मुड़कर मौसी की तरफ देखते हुए कहते हैं, इन्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है वो मैं देख लूँगा। आप जाइए, इनके लिए वो हल्दी वाले दूध बना कर लाइए, वरना मुश्किल पड़ सकती है इनके लिए। वहीं रागिनी जी, जो कि काफ़ी मासूम थी, भले ही वो सिर्फ दिखती स्ट्रिक्ट थी, वो जल्दी से जाकर के किचन में दूध गरमाना शुरू कर दी थी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि दूध तो बहुत कम है, और वो गैया की तरफ जाकर के कृष को भी बुलाते हुए कहती हैं, इधर आओ, हमारी मदद करो। जैसे अंश ने देखा था कि अब फाइनली मौसी जी तो बाहर जा चुके हैं, इसका फुल एडवांटेज उठाते हुए आराम से उन्होंने नायरा को लिटा दिया था और धीरे से उसके पैर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, यहाँ दर्द है। तभी नायरा जैसे ही उठने वाली होती है, अंश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ ना, उठ नहीं सकते हैं आप, बताइए कहाँ पर पेन है। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर ये पूछ रहे थे, जिससे नायरा अपनी भवें से करते हुए कहती है, क्या हम मजाक कर रहे हैं, मैं ठीक। जैसे ही वो ये बोलकर दोबारा से उठती है, अंश उसको दोबारा से लेटाते हुए कहते हैं, कहा ना मैंने, लेट मी चेक। वो दोनों पैरों के पहले तो एंकल पर चेक करते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर होते हुए कहते हैं, यहाँ तो नहीं पेन है। जैसे अभी वो नायरा के घुटनों तक पहुंचते, नायरा तुरंत ही उनका हाथ झटकते हुए कहती है, बहुत हो गया नाटक, अब चिल्ला दूंगी मैं मौसी को। तभी अंश उसको पीछे की तरफ रोल होने के लिए गए थे, क्योंकि पीछे वाकई ही नायरा के चोट लग गई थी। धूल के साथ हल्का सा स्क्रैच लगने की वजह से नायरा के एल्बो से हल्का हल्का खून आने लगा था। नायरा के लिए तो इतनी चोट बहुत ही मामूली थी, लेकिन अंश के लिए नहीं। और वहीं वो उसकी क्रीम को उसके एल्बो पर लगाना शुरू किए थे। वो काफ़ी तेज से चिल्लाते हुए कहती है, ओह, इतना तो चोट लगने पर भी दर्द नहीं होता, जल रहा है। अंश धीरे धीरे फूंक कर कहते हैं, मेरे साथ खेलोगी तो ऐसे ही चोट लगेगी। नायरा अचानक से घूम करके अंश की तरफ घूरते हुए कहती है, खेलना आपने शुरू किया था। अंश अपने चेहरे को झुकाकर नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरी हर बात मानना ज़रूरी तो नहीं है ना। और क्या कह रही थी, बहुत आता है तुम्हें कबड्डी खेलना, हार तो गई मुझसे, क्या फ़ायदा। नायरा थोड़ा नाराज़ होते हुए कहती है, गलती है आपने आपकी है, आप ऐसे किसी टीम को मेंबर को ऐसे उठा नहीं सकते अपने कंधे पर, और आप उठा करके ऐसे आगे जैसे। उसकी बात अभी कंप्लीट हो पाती तभी अंश उसके ठीक सामने आकर बैठते हुए कहते हैं, जैसे कि आप मेरी बीवी हो, राइट। जय की तरफ झुका ली थी, लेकिन शायद नायरा को बात पता नहीं थी कि अंश का ये बोलना सिर्फ नायरा को ही नहीं बल्कि किसी और को भी सुनाई दे दिया है। और काफ़ी तेज से एक और बार स्टील के ग्लास के गिरने की आवाज़ आई थी, और वहीं अंश के सामने ही रागिनी जी आकर के नीचे बैठते हुए कहती हैं, हाय मोरी मैया, ये क्या सुन रहे हम। अब क्या होगा नायरा जानते हैं, अब क्या होगा नायरा और अंश का, और क्या रागिनी जी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में कि कैसे हैंडल करेंगे इन सारी बातों को, और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।